हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 6 सितंबर। 6 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। और ये जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है इसमें ना सिर्फ हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगी जिसका आंसर आप लोग मुझे दोगे जो कि प्रीलिम्स रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और दूसरा एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक मेंस का क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि इन सभी मीडियम से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग मुझसे। ये वाला जो चैनल है मयूरी भागवानी, इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि इसी पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिलेगी। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, चेज योर गोल इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें कि आपको करना यह है कि जो भी हमारा ये डीएनए आया है ना, डेली न्यूज़ एनालिसिस, इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब देना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ प्रीलिम संग्राम आएगा संडे को, लाइव आएगा ये। ओके, और इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और अगर आप इन तीनों में रिगरसली और रिलीजियसली पार्टिसिपेट कर रहे हो देन यू विल गेट अ मेंटरशिप कॉल फ्रॉम मी। फ्री मेंटरशिप कॉल होगा, पर्सनलाइज्ड होगा फॉर अलाइनिंग योर प्रेपरेशन इन अ बेटर वे। ओके, और इसके अलावा आपको जो रिजल्ट्स हैं वो पता चल जाएंगे 10 सितंबर को कि किस किस को मेरी तरफ से मिलने वाला है एक फ्री मेंटरशिप कॉल। और इसी के साथ आप करंट अफेयर्स में एक्सेल भी कर जाओगे, साथ में आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को भी एक डायरेक्शन मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। पहला आज का आर्टिकल देखो, सीट बेल्ट, हेड रेस्ट्रेंट्स एंड सेफ्टी रेगुलेशन। क्या हो गया ऐसा कि एकदम से इसकी बातचीत होने लगी है? आप सभी को पता होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, जो टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन जो थे उनको, जो साइरस मिस्त्री नाम था इनका, ठीक है, साइरस मिस्त्री, इनका बहुत ही खतरनाक एक एक्सीडेंट हुआ है, एक रोड एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट, और उसमें इनकी जान चली गई, डेथ हो गई। और ये रीजन बताया जा रहा है कि इन्होंने सीट बेल्ट्स नहीं लगाए हुए थे। ठीक है, जो साइरस मिस्त्री थे वो कार की पीछे वाली सीट पे, रेयर सीट पे बैठे हुए थे, ठीक है, और उन्होंने वहां बैठे बैठे कोई सीट बेल्ट नहीं लगाया था, और इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा हादसा ये हो गया। ठीक है, तो इसीलिए सीट बेल्ट, हेड रेस्ट्रेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंस अब फिर से आने लग गई है। और क्या इंडिया को अपनी मैंडेटरी सीट बेल्ट पॉलिसी लाने की जरूरत है, ये डिबेट फिर से शुरू हो गई है। तो देखो, पहले एक चीज बता दूं, देखो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों का मिला जुला के यहाँ पे बता रही हूँ। ये वैसे जो विजुअल्स हैं ये इंडियन एक्सप्रेस के हैं, लेकिन न्यूज जो है मैंने द हिंदू से ली है। तो देखो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि मान लो ये कार है, ठीक है, कार में देखो इस पर्सन ने यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं लगाया, इन दोनों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया, उन दोनों ने, आगे वालों ने सीट बेल्ट लगाया है। ठीक है, तो ये देखो, ये वाले पर्सन ने सीट बेल्ट लगाया और ये वाले पर्सन ने भी सीट बेल्ट लगाया, लेकिन इस पर्सन ने और इस पर्सन ने सीट बेल्ट नहीं लगाया। ठीक है, अभी तो नॉर्मल कार चल रही है, लेकिन देखो अगर यहाँ पे कभी भी एकदम से कोई ब्रेक लगता है, एकदम से कार कहीं पे क्रैश करती है, तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन यहाँ पे, क्योंकि इसने सीट बेल्ट नहीं लगाई, ये एकदम आगे की तरफ जाके एकदम स्ट्राइक करेगा। और ये जो पूरा कांच की स्क्रीन होती है, ठीक है, ये इसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा, तो इसका जो सिर है वो एकदम यहाँ पे एक तरह से स्ट्राइक करेगा बहुत बुरी तरह से, और इसकी इस चक्कर में डेथ हो सकती है, इसको काफी स्ट्रॉन्ग और काफी सिवियर ब्रेन इंजरीज हो सकती हैं। साथ में देखो इस पर्सन का क्या होगा, इस पर्सन का देखो ये होगा कि क्योंकि इसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था तो ये भी आगे खिसकेगा। ओके, और ये भी इस तरह से जाके बाहर की तरफ इसका सर फिका सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी बहुत सिवियर इंजरीज आ सकती हैं। लेकिन देखो ये पर्सन को देखो, ये वाला पर्सन जो ड्राइव कर रहा है, इसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, पहले तो इसने सीट बेल्ट खुद लगाया हुआ था, और इसके आगे स्टीयरिंग व्हील भी था, जिसके कारण इसका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड नहीं होगा। दूसरा देखो, पीछे जो बैठा हुआ है व्यक्ति जिसने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, वो देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हिल सकता है, लेकिन इतनी सिवियर इंजरीज इसको नहीं आएंगी। देख रहे हो, ये पर्सन ऐसा है और ये पर्सन तो जाके बाहर ही फेंकाएगा। ओके, तो ये सीट बेल्ट का इंपॉर्टेंस है। देखो, अब सीट बेल्ट के बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि ये फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं टाटा सन्स के, साइरस मिस्त्री। ठीक है, और ये साइरस मिस्त्री की डेथ हो गई September 4 को बिकॉज ऑफ अ बिग कार क्रैश। और ये पता चला कि जो पीछे बैठे हुए लोग थे उन्होंने, किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं पहना था। ऊपर से जो कार चल रही थी वो भी बहुत तेजी से चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्पीड थी इसकी, 20 किलोमीटर्स कवर कर रही थी विद इन 9 मिनट्स, ये पता चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में कार चल रही थी। अब सीट बेल्ट की बात आ रही है कि सीट बेल्ट में ऐसा क्या है। तो देखो, आप सभी को पता है कि कुछ टाइम पहले तक ना 2 पॉइंट सीट बेल्ट चलते थे।
टू पॉइंट सीट बेल्ट। क्या होते हैं टू पॉइंट सीट बेल्ट? आपने देखा होगा जब आप कभी किसी फ्लाइट में बैठे होगे, एयरप्लेन में बैठे होगे, तो आपको मान लो आप एक पर्सन हो, ठीक है, आप इस तरह से किसी सीट पे बैठे हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इस साइड पे इस तरह से दो पॉइंट्स में बीच में इस तरह से दो पॉइंट्स के लिए एक सीट बेल्ट होता है, ठीक है, जो आपके थाइस के कमर से ऐसे जाते हुए दोनों साइड से आपको एक तरह से फिक्स कर देता है, ठीक है। और दूसरा होता है थ्री पॉइंट सीट बेल्ट, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्री पॉइंट सीट बेल्ट ऐसा होता है जैसे मान लो ये आप एक पर्सन हो जो कि कार में बैठे हुए हो, और यहाँ से एक तो आपको यहाँ से कमर की साइड से बांधा जाएगा आई मीन कि सीट बेल्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरा ये साइड में से एब्डोमेन से, चेस्ट से होता हुआ आपको एक सीट बेल्ट मिलेगा, ठीक है। तो थ्री पॉइंट्स होंगे, देख रहे हो, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ये थ्री पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने को मिलता है आजकल। और ये थ्री पॉइंट सीट बेल्ट जो है इसे नील्स एवार बोलेन ने बनाया था। पैसिव सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। पैसिव सेफ्टी डिवाइस यानी कि आप बस इसको लगा लो, फिर भी काफी हद तक ये सेफ्टी आपको प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि ये एक्टिव ही तब होगा जब आपकी यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होगा, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं है तो भी ये आपके पास लगा रहे और उससे आपकी काफी सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। ये 1959 से यूज होना शुरू हुआ था। अभी जितनी भी कार्स बेची जा रही हैं इंडिया में, उन सभी में सीट बेल्ट जो है, थ्री पॉइंट सीट बेल्ट इज कंपलसरी, ठीक है। और यहाँ पे एक लो कॉस्ट रिस्ट्रेंट सिस्टम बन जाता है, मतलब इसमें एयरबैग्स वगैरह जैसे होते हैं ना, एयरबैग्स क्या करते हैं, एयरबैग्स एक तो होते हैं क्या कॉस्टली, और दूसरी एक्टिव, ये एक्टिव रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी कार जाके कहीं क्रैश होती है, तो यहाँ से जो एयरबैग्स हैं वो खुल जाते हैं। लेकिन सीट बेल्ट के साथ ऐसा नहीं, सीट बेल्ट पैसिव रिस्ट्रेंट्स आपके लिए बनाती हैं, ओके। और यहाँ पे देखा गया, यूएस में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि जितने भी अनरिस्ट्रेंड ड्राइवर्स या पैसेंजर्स थे, उनमें 48% लोग जो हैं, 48% लोगों की जो डेथ हुई है वो इसीलिए हुई है क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था, ओके। अब देखो दूसरी चीज ये कि कार क्रैश में क्या होता है ना, पर्टिकुलरली मॉडरेट स्पीड पे अगर आप चल रहे हो या ड्राइवर या पैसेंजर सीट पे बैठे हो और सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, तो आप ऐसे आगे की तरफ फिकाते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी पिक्चर दिखाई थी ना। और अगर वहीं क्या होता है कि एक व्हीकल में एयरबैग भी लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है, तो भी जब एयरबैग्स एकदम खुलते हैं ना, आपका सिर उस पर फिकाएगा, एकदम आपका सिर उस पर स्ट्राइक करेगा और उसके कारण भी आपको सीवियर इंजरीज हो सकती हैं। और अगर एयरबैग नहीं है, अगर सीट बेल्ट रिस्ट्रेंट नहीं है, तो सिवियर क्रैश हो सकता है जिसके कारण आपकी जान तक जा सकती है, ओके। तो सीट बेल्ट जो है कई सारे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। पहले तो आपको डिसेलरेट करते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ आगे खसकने वाले हो, आगे जाके स्ट्राइक करने वाले हो, तो आपकी स्पीड कम करते हैं। और स्पीड कम होने से क्या होता है कि आपको, अगर आप इससे स्ट्राइक भी करोगे स्क्रीन से, या जो आपके सामने विंडो है उससे स्ट्राइक भी करोगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आप पीछे बैठे हो, रियर सीट पे बैठे हो, तो आपके आगे जो आपका एक्सेलरेशन हो रहा है उसको स्लो डाउन करने का काम करता है ये सीट बेल्ट, ओके। इसके अलावा एक फिजिकल फोर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके साथ देखो फिजिकल जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और आपका जो, आपको जो फोर्स फेस करते हो ना, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाता है, कुछ आपके पेल्विस पार्ट पे होगा, कुछ चेस्ट पार्ट पे होगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के कारण बहुत ज़्यादा इंटेंस चोट आपको नहीं आएगी, सिवियर इंजरीज आपको नहीं होंगी, ओके। और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो भी ये मानती हैं कि जो सीट बेल्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंस सडन पुल फोर्सेज एंड अप्लाई ओनली एज मच फोर्स एज इज नेसेसरी टू सेफली हिट द एयरबैग्स। तो अगर आप यहाँ पे सीट बेल्ट बांध के रखते हो तो उसमें एयरबैग भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट ही नहीं बांधा हुआ है ना, तो एयरबैग उल्टा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हेड रिस्ट्रेंट भी इंपॉर्टेंट है। हेड रिस्ट्रेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे सीट्स में आपको प्रिवेंट करता है, कैसे, देखो जब अगर आपकी कोई बड़ा सा कार क्रैश हो रहा है, उस टाइम पे जो सडन एक्सट्रीम मूवमेंट्स होता है, या फिर आपका जो गर्दन है वो पीछे की तरफ मुड़ सकती है एकदम, तो इन चीज़ों को रोकने का काम करता है हेड रिस्ट्रेंट, ओके। इसके कारण क्या होता है कि आपकी बड़ी बड़ी इंजरीज बच जाती हैं, ठीक है, जैसे नेक में स्टिफनेस, पेन, नम्बनेस, ये सब चीज़ें जो है ना ये नहीं होंगी अगर हेड रिस्ट्रेंट रहेगा तो, ठीक है। और देखो यहाँ पे इंडिया में क्या रेगुलेशन है, तो February 11 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाली, और इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस में ये पता लगा कि हमारी जो व्हीकल्स हैं वो M1 कैटेगरीज में जो भी आ रही हैं, यानी कि जो भी पैसेंजर्स को कैरी करेंगे और 8 सीटर्स हैं, उनमें ड्राइवर सीट के साथ साथ आसपास की सभी सीट्स में भी यहाँ पे सीट बेल्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ इंडिया में कुछ स्टैंडर्ड्स भी फॉलो किए जा रहे हैं कि यहाँ पे सीट बेल्ट और यहाँ पे
सीट बेल्ट तो हो ही, साथ में एक रिमाइंडर सिस्टम भी हो कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो आपको बार बार कार रिमाइंड कराए। आपने देखा होगा बहुत सारी कार में ऐसा होता भी है कि अगर ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो एक पीछे सायरन बजता रहता है, एक अलार्म बजता रहता है कंटिन्यूअसली 10 मिनट तक कि सीट बेल्ट पहनो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना, ये सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राइवर सीट के लिए इस तरह के अलार्म जैसी सुविधा है, फैसिलिटेशन है, रिमाइंडर है, बाकी सीट्स के लिए नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट आया था 2019 में, ये कहता है कि सभी जितने भी लोग बैठे हैं ना किसी भी पैसेंजर व्हीकल में, उन सभी को यहाँ पे सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। ये एक लॉ बन गया है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको 1,000 रुपया यहाँ पे फाइन भरना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखो, लेकिन इसके लिए भी ना अभी देखा जा रहा है कि इंडिया में चलता है एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम उतना ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, ना ही हम अपने सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं, ना ही हम सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स जो है उस पर खर्चा करने पर ध्यान देते हैं, ठीक है। हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए लेकिन हम सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं देते। तो जैसे अभी साइरस मिस्त्री की डेथ हुई है, तब से समझ में आया है कि ऑटोमोटिव जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको हमें कंप्लाई कराना पड़ेगा कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड से, ओके। और इसी के लिए हमें जो नई व्हीकल हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एडवांस्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी से। साथ में हमें एक ऐसा सिस्टम लेकर आना पड़ेगा जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए। अगर एक लिमिट से ज़्यादा स्पीड जा रही है और कहीं क्रूशियल टर्न वगैरह है, वहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए। और साथ में सीट बेल्ट वगैरह जो है मैंडेटरी हमें कर देना चाहिए। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट इशू है हमारा आर्य समाज सर्टिफिकेट्स नॉट अ प्रूफ ऑफ मैरिज। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पूरा बात ये है कि आर्य समाज के कई सारे अभी लोग क्या करते हैं ना, जैसे इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करना है उनको, तो ऐसे में वो किसकी कास्ट में या किसकी रिलीजन में जाके मैरिज करें पता नहीं चलता। इसीलिए लोग यूजुअली क्या करते हैं, आर्य समाज में जाकर शादी करते हैं, क्योंकि आर्य समाज में बहुत ज्यादा रिचुअल्स वगैरह नहीं होते, ठीक है, सीधे शादी हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि आर्य समाज के जो सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, कई सारी मैरिजेस जो हो रही हैं जिनको सर्टिफिकेट दे दिया गया लेकिन रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अभी देखो केस क्या हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस आया, एक रिट पिटीशन आई, बेसिकली रिट पिटीशन आई, ठीक है। और इस रिट पिटीशन में एक जो पर्सन है उन्होंने हेबीज कॉर्पस की पिटीशन लगाई, ये कहते हुए कि मेरी शादी जो है एक लड़की से हुई है और इस लड़की को यहाँ पे जबरदस्ती उसके घर वालों ने बंदी बना के रखा हुआ है, तो मुझे अपनी वाइफ को वापस मेरे साथ भेजा जाए, ये चीज यहाँ पे लेकर आए, ठीक है, ये जो पिटिशनर थे। और इन्होंने बोला हमने आर्य समाज में शादी भी की है और हमारे पास प्रूफ भी है, मैरिज सर्टिफिकेट। लेकिन कोर्ट ने बोला कि आर्य समाज सोसाइटीज जो हैं वो यहाँ पे बिलीव्स को कहीं कई जगह पे ऐसा देखा जा रहा है कि मिसयूज कर रही हैं, और यहाँ पे मैरिजेस तो हो रही हैं लेकिन कई बार इनकी जेन्युइननेस ही नहीं पता चलती, ठीक है। जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जेन्युइननेस ही सही नहीं समझ में आती। कई लोग क्या करते हैं, आर्य समाज के नाम पे आपकी शादी तो करा देते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट जाली होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में सही नहीं होते ये सर्टिफिकेट्स। तो ये जो मैरिज है ये रजिस्टर ही नहीं हुई है, इस कोर्ट ने ऐसा बताया, ठीक है। और इसीलिए ये हबीस कॉर्पस पिटीशन को खारिज कर दिया गया, ठीक है। तो हबीस कॉर्पस क्या है, एक प्रेरोगेटिव राइट हो जाता है, यहाँ पे एक प्रेरोगेटिव रिट हो जाती है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है, ठीक है। इसको आप हर बार राइट की तरह यूज नहीं कर सकते, ये कहा है किसने, कोर्ट ने। अब समझना ये चीज कि आर्टिकल 32 जो है ना इसमें रिट्स की बात की हुई है, ठीक है। आर्टिकल 32 में बात की हुई है किसकी, रिट्स की। अब ये जो रिट्स हैं, 5 तरह की रिट्स हैं मैं बताऊंगी। और आर्टिकल 32 बोलता है कि जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, उनके अगेंस्ट कुछ भी अगर ऐसा होता है, उनके अगेंस्ट कोई भी वायलेशन होता है, तो उस केस में जो भी पर्सन जिसका भी जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है, वो रिट लगाने आ सकता है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और ये एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाई कोर्ट में अगर आप जा रहे हो रिट लगाने, तो यहाँ पे दो चीजों में डिफरेंस है। पहली चीज तो फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हुआ है या फिर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ वायलेट हुआ है, दोनों के लिए आप जा सकते हो हाई कोर्ट में रिट लगाने, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ के लिए भी जा सकते हो। और दूसरी चीज ये कि जो हाई कोर्ट में रिट लगती है ना, ये आती है अंडर आर्टिकल 226, और ये एक फंडामेंटल राइट आपका नहीं है, ओके। आगे बात करते हैं। देखो रिट्स जो है 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आती है। 32 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट है जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हो कि भैया हमारा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और हमें इसके लिए रिट जारी करके दी जाए। और इसमें 5 तरह की रिट्स होती हैं, हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी, क्यों वारंटो, ओके। और आर्टिकल 226 जो है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ ऑर्डिनरी जो लॉज हैं अदर पर्पसेस के लिए भी आप रिट जारी करवा सकते हो, ओके। और ये हाई कोर्ट में जाती है।
ऑलराइट। अब देखो रिट्स की बात कर रहे हैं तो हबीस कॉर्पस क्या होता है? हबीस कॉर्पस में होता है कि आप किसी पर्सन को, आपने अगर किसी ने भी, किसी भी थर्ड पार्टी ने या फिर किसी ने भी, जैसे मान लो लॉ के अंतर्गत ये डिटेन नहीं किया हुआ है, जैसे जेल में डाल दिया, लेकिन जेल में कस्टडी में डाला हुआ है, लेकिन लॉ के हिसाब से नहीं है, इलीगली डाला हुआ है जेल में, या फिर किसी ने किडनैप कर लिया इनको, ठीक है, किसी एक पर्सन को, तो यहाँ पे हबीस कॉर्पस का रिट जाता है। यानी कि इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए ये रिट होता है कि इसको आर्बिट्ररी डिटेंशन में रखा गया है, इसे छोड़ा जाए, पब्लिक या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ये लाया जा सकता है। मैंडेमस क्या है? मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वीक कमांड यानी कि आपसे बोला जाएगा कि आप एक पब्लिक ऑफिशियल हो, आपकी ये ड्यूटी बन रही है, लेकिन आप ये ड्यूटी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो? तो अगर आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से चूक जाते हो, फेल हो जाते हो, तो आपसे डिमांड किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। और ये सेम रिट इंफीरियर कोर्ट्स के लिए भी लाया जा सकता है। लाइक हाई कोर्ट बोल सकती है सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि भैया ये तुम्हारा काम है, क्यों नहीं कर रहे हो, करो इसको जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये नहीं ला सकते आप, सिर्फ गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं या कोर्ट हैं उनके लिए ही आप इसको ला सकते हो। देन प्रोहिबिशन में क्या होता है? देखो प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, यानी कि हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट ये प्रोहिबिशन रिट लेकर आती है, जिसमें ये बोलती है हायर कोर्ट कि देखो तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है जो केस तुम लेकर बैठे हो। तो अगर कोई लोअर कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके कोई काम कर रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोहिबिशन रिट लाया जाता है, जिसमें जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इसे लाया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इसे लाया नहीं जा सकता। देन होता है सर्श्योररी। सर्श्योररी जो है वैसा ही होता है, कुछ कुछ प्रोहिबिशन जैसा ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए भी होता है। इसमें बोला जाता है कि क्या भाई सर्टिफिकेशन तुम्हें दिया जाता है टू सर्टिफाई, यहाँ पे आपको सर्टिफाई किया जाता है कि आप ये केस ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। और क्यों वारंटो क्या है कि व्हाट इज द वारंटी, हाउ, व्हाट इज द अथॉरिटी, ओके। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप जो ये काम कर रहे हो, जो क्लेम कर रहे हो कि आपके पास ये अथॉरिटी है, कहाँ से आई आपके पास ये अथॉरिटी? आप जो भी पर्सन ये बोल रहा है कि पब्लिक ऑफिस, ये वाला पब्लिक ऑफिस मैं ओन करता हूँ, यहाँ पे मेरी अथॉरिटी है, तो ये जो क्लेम है उसकी लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया जा सकता है। तो पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है, और इसको यहाँ पे आप मिनिस्टेरियल या प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट इशू नहीं कर सकते। कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे सीक कर सकता है, ओके। तो ये तो हो गए पांचों हमारे रिट्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। देखो एक रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट है ये? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि 2021 में प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़ गए। अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंटिव मतलब पहले से ही, ठीक है, आपने कोई काम हुआ नहीं, कोई कांड नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही आपने किसी पर्सन को डिटेन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि यहाँ पे एक सिटी है, ठीक है, सिटी में कुछ एक दो लोग हैं जिनके नाम बड़े खराब हैं, जो दंगों में सबसे आगे आगे दिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मान लो कि एक ही दिन पे दिवाली है और एक ही दिन पे ईद है, दोनों के अपने यहाँ पे प्रोसेशंस निकलने हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे दंगों की संभावना है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों लोगों को जो सबसे आगे दिखते हैं ना, हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी में से जो भी, ठीक है, जिस भी कम्युनिटी से हो सकते हैं, दोनों कम्युनिटीज के लोगों को उठा लोगे, जो भी यहाँ पे आपको लगता है कि दंगे भड़का सकते हैं, तो इनको आपने पहले से ही यहाँ पे अपने पास बंदी बना लिया, डिटेन कर लिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपको शक था कि ये कुछ आगे जाके पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, इसलिए आपने इनको पहले से ही डिटेन कर लिया। दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ओके। और ये देखा जा रहा है कि 2021 में ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस हैं लगभग 23.7% से बढ़े हैं, ठीक है। लगभग 1.1 लाख पीपल जो हैं अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 1.1 लाख पीपल आर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिन्होंने अभी तक कोई कांड किया भी नहीं है, कोई जुर्म किया नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया है, ठीक है। और सेक्शन 151 जो है ये देता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत पुलिस को पावर कि आप प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ये डिटेंशन कर सकते हो, और ये डिटेंशन 24 घंटे से आगे का भी हो सकता है। हम देखो समझना ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक में जगह मिली हुई है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की हुई है। अब देखो एक एलिगेशन ये भी लगता है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री आज तक दुनिया में नहीं है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सब्सटैंशियली बात की गई हो प्रिवेंटिव डिटेंशन की। और ऐसा भी कहा जाता है, ऐसे भी एलिगेशन लगते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल फॉर्म में यूज कर सकती है, इसको अपनी पावर्स के बियॉन्ड जाके इस पावर को, प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर को मिसयूज कर सकती है ना। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं। देखो ये जो है ये प्रोटेक्शन देता है उन लोगों को जिनको अरेस्ट या डिटेन किया गया है,
और इसमें दो तरह के अरेस्ट की बात हो रही है, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन तो वो है जिसमें आपने कोई ऑफेंस किया है, आपके ऊपर ये एलिगेशन है और उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्विक्शन वगैरह प्रूव होगा आपका, ठीक है। यहाँ से कन्विक्शन प्रूव हो चुका है, उसके बाद आप जेल में हो, ठीक है, अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें डिटेंशन जो है बिना किसी ट्रायल, बिना किसी कन्विक्शन के हुआ है, यानी कि आपके ऊपर कोई यहाँ पे इल्जाम है ही नहीं, कोई एलिगेशन है ही नहीं, फिर भी आपको यहाँ पे डिटेन कर लिया गया है, ठीक है। तो डिटेंशन जो है यहाँ पे देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन के राइट्स की बात हो रही है, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले राइट्स की है कि कोई भी डिटेंशन ऐसा है जो वो 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, और यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड जो है वो 3 महीने के अंतर्गत यहाँ पे रिपोर्ट देगी, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि एक्सटेंड करना है तो ही होगा एक्सटेंड, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो बोर्ड होगी उसमें हाई कोर्ट के जजेस भी होंगे। जो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन है आपको डिटेनों को बताना पड़ेगा, जिसको भी आपने अरेस्ट किया उसको बताना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट किया है, क्या ग्राउंड्स पे उसको प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया है। और इसके अलावा जो फैक्ट्स कंसिडर कर रहे हो पब्लिक इंटरेस्ट में, वो अगर आप चाहो कि नहीं हम डिस्क्लोज करें, सिक्योरिटी का इशू है, पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, तो आप डिस्क्लोज नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो डिटेन्यू है, जिसको आपने डिटेन किया है, उसको एक अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी कि वो डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपना रिप्रेजेंटेशन भी रख सके, अपना लॉयर भी बुला सके, ओके। और ये जो प्रोटेक्शन है ये सिटीजन और एलियंस दोनों को मिला हुआ है, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, और जो हमारे खुद के सिटीजन हैं, दोनों को यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये राइट्स मिले हुए हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना जी टू विजिट कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो हुआ क्या है, देखो हुआ कुछ यूं है कि चाइना के जो शी जिनपिंग हैं, ठीक है, ये विजिट करने वाले कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग भी रखी गई है उज्बेकिस्तान में ही 15 और 16 यहाँ पे सितंबर को, ओके। और ये पहली ट्रिप होने वाली है शी जिनपिंग की आफ्टर द कोविड वायरस, ओके। तो यहाँ पे अभी भी चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी चल रही है, ठीक है, बाकी सब कंट्रीज में अभी ये बंद हो चुकी है। और यहाँ पे एससीओ जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप सभी को पता होगा कि चाइना इसमें एक बड़ी पार्टी है, रशिया है और इसके साथ इंडिया भी है। तो अभी आप सभी को पता है कि कैसी सिचुएशन है, ऐसे में ये सभी कंट्रीज आपस में उज्बेकिस्तान में मिलने वाली हैं, और देखते हैं आगे क्या बात होती है। इंडिया चाइना के बीच में ऑलरेडी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो इसके लिए अब हम क्या नॉर्मलसी को एक्सेप्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या हो रहा है वो तो होता है आगे, इसको देखेंगे अंडर द एससीओ मीटिंग, ओके। लेकिन उससे पहले सेंट्रल एशिया का जरा मैप देख लो, ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, ओके। और यहाँ देखो ये है चाइना, ठीक है। चाइना के पास यहाँ पे देखो ये आ रहा है कजाकिस्तान, ये आ रहा है उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है। तो देख रहे हो ना ये सारी लोकेशंस को, यहाँ पे ये जो पूरा रीजन है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पूरा सेंट्रल एशिया में आता है, ठीक है। इसमें ये अरल सी याद रखना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आती है। ये लेक बालकश भी याद रखना, कजाकिस्तान में आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये लोप नूर दिख रहा है, लोप नूर कहाँ पे है, चाइना में है, ओके। इसके साथ देखो यहाँ पे ये कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी से किस किस की बाउंड्री लगती है याद रखना, तारिक से याद रख सकते हो, तारिक यानी कि डेट होता है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और उसके अलावा रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, इन सभी की बॉर्डर्स लगती है कजाकिस्तान के साथ, सॉरी कैस्पियन सी के साथ। इसको जरा एक बार मैप को जरूर एटलस में देख लेना, ओके। एससीओ की बात कर लेते हैं। एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके याद रखना है इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बीजिंग में है, ठीक है, शंघाई में नहीं है, बीजिंग में है। और यहाँ पे परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और बेसिकली ये कहा जाता है कि यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अपने सभी देशों में जो जो भी कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं वहाँ पे पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ट्रेड, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 2001 में। 2001 में जब बनी, उससे पहले इसका नाम शंघाई 5 था, ठीक है। और शंघाई 5 में यहाँ पे देखो कौन कौन सी कंट्रीज हुआ करती थी, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। बाद में उज्बेकिस्तान भी इसका पार्ट बना। कब बना उज्बेकिस्तान इसका पार्ट, 2001 में। उसके बाद इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। और इसी के बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसके फाइनल फुल मेंबर्स बने, ओके। और 2021 में ये घोषणा हो गई है कि ईरान भी इसका जल्दी ही फुल मेंबर बन सकता है। बेलारूस की भी बात हो रही है कि बेलारूस भी इसका फुल मेंबर बन सकता है बहुत जल्दी। इसके मेंबर्स देखो कौन कौन है अभी, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान, रशिया,
तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान भी अब लगभग ये मेंबर बन चुका है, ठीक है। तो अब 9 मेंबर्स इसमें हो चुके हैं, ओके। आगे बात करते हैं। देखो ये कल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था मैंने। देखो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ओनली 2 पेयर्स, जो कि आप सभी ने सही जवाब दिया। फर्स्ट पेयर और थर्ड पेयर सही है। नानुका जो है वो चंदेल डायनेस्टी के रूलर थे। जय शक्ति भी चंदेल डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे। नागभट्ट जो थे गुर्जर प्रतिहारा के फाउंडर हैं। और भोज जो है ये नागभट्टा के ही ग्रैंड सन थे, ठीक है। और राष्ट्रकूटा जो एम्पायर है इसे किसने फाउंड किया था, तो दंडी दुर्ग ने इसे फाउंड किया था, ओके। और यहाँ पे इसीलिए इसका सही आंसर है ओनली 2 पेयर्स, 1 एंड 3 इसके सही पेयर्स हैं, ओके। आगे बात करते हैं। आज का डे 11 है। डे 11 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही आपको बताना है। इसके बारे में एक और चीज मैं बता दूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स हैं। इसी में एक यूनिट है रैट्स, ठीक है, जो कि एंटी टेररिज्म विंग है, ठीक है। इसके बारे में आप जरा देखना कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, लेकिन आती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही है। तो देखो इसका पहला स्टेटमेंट बोलता है इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स कोऑपरेशन इन ट्रेड, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। एंड सेकंड स्टेटमेंट बोलता है एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन एससीओ इज लोकेटेड इन बीजिंग। तो जरा बताना कि इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। आज के इस डे 11 का आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और इसके बाद बात कर लेते हैं एडिटोरियल की आज के। तो एडिटोरियल आज का है फंडिंग पब्लिक एजुकेशन। पूरा एडिटोरियल इस बात पे है कि हायर एजुकेशन जो है धीरे धीरे इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो कि इतना अच्छा नहीं है। जो आइडिया है हायर एजुकेशन का कि हायर एजुकेशन पूरी तरह से स्टूडेंट या पेरेंट्स ही फंड करें, प्राइवेटाइजेशन इसका हो जाए, पब्लिक फंडिंग ना हो इसमें, वो बिल्कुल ही मिसप्लेस्ड है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कई सारे इसके रीजन हैं। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। बड़े स्कूलों में सिर्फ वही बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो कि ऑलरेडी हायर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये इनइक्वालिटी कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रिवेल होती रहेगी, बढ़ती ही जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एजुकेशन जो है इसका कमर्शलाइजेशन हो जाएगा। एजुकेशन माइट बिकम अ बिजनेस, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि यहाँ पे तो बिजनेस के फॉर्म में इसको बढ़ाया जा सकता है। और प्राइवेटाइजेशन से क्या हो सकता है, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के कारण जो स्किल गैप है वो और बढ़ सकती है, ठीक है, स्किल गैप और बढ़ सकती है ना। देखो जरा इसमें पूरा इशू क्या है। इंडिया में 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने मनाया है। और इसी में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि जो लोग हैं उनको यहाँ पे आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे पहले था ना कि आइडिया यूनिवर्सिटीज़ को कौन चलाएगा, गवर्नमेंट ही चलाएगी, ये आइडिया को हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये देखो ये आइडिया जो है ये सही है, मतलब फाइनेंशियल रूल्स जो 2017 के थे उसी के पैरेलल चल रहा है कि यहाँ पे जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स थे वो कहते थे कि हम सारी ऑटोनॉमस बॉडीज को ये एनकरेज करें कि वो अपने इंटरनल रिसोर्सेज बनाएं और सेल्फ सफिशिएंट बने, उन्हें फंडिंग के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, ये सही चीज़ है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब यहाँ पे लाई गई थी उसी टाइम यहाँ पे उसके बाद 2 साल भी हो गए, उस टाइम पे हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है, तो जब हमारे होम मिनिस्टर जी ने ये कहा कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है ना वही हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बेसिस है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन क्या है, यहाँ पे देखो इसको समझो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा कि हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जिसका सबके पास एक्सेस हो, इक्विटी हो, इंक्लूजन हो, और साथ में ये जो पब्लिक एजुकेशन है इसकी सारी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए ओपन हो। और इसके लिए पब्लिक फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक टारगेट रखा कि 6% जीडीपी का हमारा जाना चाहिए किसकी तरफ, हायर एजुकेशन, ओवरऑल एजुकेशन की तरफ। और ये जो था 1968 पॉलिसी में भी रखा गया था, 1986 पॉलिसी में भी रखा गया था, लेकिन अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हो पाया है। इसके अलावा 2020 की जो पॉलिसी थी इसमें भी हमने देखा कि 2020 की पॉलिसी में बोला जाता है कि 6% जीडीपी यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ये भी बोलती है कि पब्लिक फंडिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एजुकेशन सिस्टम को इक्विटेबल और हाई क्वालिटी बनाने के लिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बार बार जोर दे रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, जबकि खुद हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि पब्लिक फंडिंग बहुत ज़रूरी है।
दूसरी चीज़ ये कि नेशनल एजुकेशन कमीशन आया था, कोठारी कमीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इन्होंने ये बोला था कि हायर एजुकेशन शुड हैव बीन गेटिंग एटलीस्ट 2% जीडीपी। तो यहाँ पे जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा, देखो यहाँ पे ओवरऑल एजुकेशन में तो 6% आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन कोठारी कमीशन जब आई थी उन्होंने बोला था हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में कम से कम 2% जीडीपी जानी चाहिए। ओके, और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, वो यहाँ पे अभी देखो कितना हो रहा है हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में 0.86% हो रहा था 2010-11 में, अब तो और कम हो गया, 0.52% ही जीडीपी का खर्च हो रहा है इन हायर एजुकेशन। तो ये एक बहुत ही खतरे की बात है फॉर आर हायर एजुकेशन। ओके, अच्छा, इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के? देखो हायर एजुकेशन, देखो प्राइवेटाइजेशन का एक बेनिफिट जरूर है कि पब्लिक फंडिंग के साथ अगर प्राइवेट फंडिंग भी आएगी तो और अच्छा यहाँ पे फंडिंग मिलेगी और क्वालिटी इंप्रूव होगी। साथ में प्राइवेट इंडस्ट्रीज के, प्राइवेट सेक्टर के इसमें इन्वॉल्व होने से क्या होगा कि क्वालिटी के साथ साथ इफिशियंसी भी इंप्रूव होगी इसकी, ठीक है, इफिशियंसी इंप्रूव होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, ये सब सही है। लेकिन इसके साथ क्या होगा कि यहाँ पे कमर्शलाइजेशन हो सकता है, और यहाँ पे प्राइवेट हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट वाले, वो तो सेल्फ फाइनेंस हो जाते हैं, लेकिन जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उनके लिए खतरा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइवेट टेंडेंसीज जो हैं वो यहाँ पे आ तो रही हैं, लेकिन इसमें क्या है, रिसोर्सेज के ऊपर थ्रस्ट है। इशू जो है ये है कि फोकस यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे है, रेवेन्यू जनरेशन पे है, क्रॉस सब्सिडाइजेशन पे है, रिसोर्स यूज इफिशिएंसी पे, कॉस्ट रिडक्शन पे, एक्सलरेटेड कॉस्ट रिकवरी पे। ओके, और यहाँ पे एनहांस्ड यूजर चार्ज बनाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा फोकस है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ फीस भी तो इंक्रीज हो रही है, और फीस इंक्रीज होने से क्या होगा कि पेरेंट्स के ऊपर बर्डन भी तो बढ़ेगा, इसके साथ बैंक बोरिंग्स भी तो बढ़ेंगी। तो ये सब इश्यूज जो है ना, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे इनइक्वालिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो है वो ये बोलती है कि हायर एजुकेशन जो है उसमें हमें एनरोलमेंट डबल करने हैं। और ये देखा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक एलाइट्स हैं, जो ऐसी हायर क्लास है, वो तो ऑलरेडी अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% कर चुकी है। अब बारी है उन सेक्शंस की जो डिसएडवांटेज हैं, उनको भी हायर एजुकेशन में हमें लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें ज़रूरत है पब्लिक फंडिंग की। ओके, और इसमें देखो अभी हमारे देश में लगभग 62% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं राशन, फ्री राशन, ठीक है। हमारी, आप सभी को पता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, उसमें लगभग हमारी 62% पॉपुलेशन कवर होती है। तो जब खाना हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की साइड से फंडिंग जा रही है, एजुकेशन कैसे ये लोग खुद अफोर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, और उनको खुद के बेसिस पे तो एक्सेस नहीं मिल पाएगा, और इसीलिए यहाँ पे इंडिया को इसमें पब्लिक फंडिंग करने की जरूरत है, और इसी के थ्रू हम अभी 2.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाए एजुकेशन के कारण ही, एजुकेशन के दम पर ही। और अगर हमें ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला जो हमारा एम है उसे कंप्लीट करना है, तो हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डेवलप्ड बनना है ना तो इन सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका आज का एडिटोरियल। कल का क्वेश्चन ये था, क्रिटिकली एग्जामिन द इश्यूज फेस्ड बाय LGBTQIA+ कम्युनिटी एंड व्हाट आर द एफर्ट्स मेड फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। इसमें मुझे कई सारे लोगों का आंसर अच्छा लगा, एक ऐशा है उनका आंसर अच्छा है, जसलीन का आंसर काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, याचिका का आंसर काफ़ी अच्छा है, सुप्रिया का आंसर काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं जिनका आंसर अच्छे हैं। लेकिन आज के जो पूरा एनालिसिस हमने लिया था कल का, और इसमें क्वेश्चन लिखने को दिया था, इसमें बेस्ट आंसर मैं कोई नहीं कहूँगी, क्योंकि सभी के आंसर में कुछ ना कुछ मिसिंग है। या तो कहीं डायमेंशंस की कमी है, ठीक है, या तो फिर कहीं पे वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, या तो फिर यहाँ पे कैटेगराइजेशन नहीं हुआ है। कैटेगराइजेशन कर दोगे ना अगर तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइक आप चैलेंजेस बता रहे हो तो बताओ ना कि सोशल चैलेंजेस ये हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस ये हैं, मेंटल या साइकोलॉजिकल चैलेंजेस ये हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस ये हैं, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। ओके, इस तरह से तो कैटेगराइजेशन से ज़्यादा विजिबिलिटी होती है। और यहाँ पे कोशिश करो कि जो एफर्ट्स है ना, एफर्ट्स भी वो बताने जो हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप ये बताना चाहते हो ना आगे क्या होना चाहिए, तो वे फॉरवर्ड में बताओ। ओके, मिक्स करके मत बताओ। ऑलराइट, और इसमें आप और थोड़ा इनोवेटिव से पॉइंट्स लिख सकते हो, सिर्फ जो एडिटोरियल में डिस्कस किया हुआ है वहां तक आपको सीमित नहीं रहना है। ओके, आगे बात करते हैं। देखो आज का क्वेश्चन ये है, इज प्राइवेटाइजेशन अ गुड ऑप्शन फॉर हायर एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया? क्रिटिकली एनालाइज व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू अस एंड यू हैव टू राइट दिस आंसर इन 250 वर्ड्स। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर आपसे एक्सपेक्ट करूंगी। और दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करना मत भूलना अपने आंसर, एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लेना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।